हेलो फ्रेंड्स, मैं विनोद कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। लॉकडाउन की वजह से सभी जानते हैं कि ऑफलाइन क्लासेस कब शुरू होंगी, इसका कोई आइडिया नहीं है। इसी वजह से एक छोटी सी पहल ताकि स्टूडेंट को ऑनलाइन यहां पर स्टडी मिल सके। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि बाकी सभी स्टूडेंट्स भी इन सब चीज़ों का फ़ायदा ले सकें। यहाँ पर हम 11th क्लास बायोलॉजी पढ़ने वाले हैं जिसका फर्स्ट चैप्टर है द लिविंग वर्ड्स। पहला चैप्टर हम 11th क्लास बायोलॉजी का पढ़ेंगे जिसमें लिविंग वर्ड्स हमें स्टडी करना है। तो बायोलॉजी पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें बायोलॉजी का मतलब समझ में आना चाहिए कि बायोलॉजी होता क्या है। तो एक्चुअल में जो बायोलॉजी है ये ब्रांच है साइंस की। बायोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग बींग्स। मतलब बायोलॉजी जो है ये साइंस की ही एक ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम लिविंग बींग्स की स्टडी करते हैं। तो लिविंग लिविंग बींग्स की स्टडी करने वाली ब्रांच को हम बायोलॉजी कहेंगे। तो लिविंग बींग्स क्या होते हैं, व्हाट इज़ द लिविंग बींग्स? तो लिविंग बींग्स उन सभी चीज़ों को कहेंगे जिनके अंदर लाइफ प्रोसेस पाई जाती है। लाइफ प्रोसेस क्या होती है? जैसे हमारे अंदर रेस्पायरेशन होता है, श्वसन, रिप्रोडक्शन होता है, प्रजनन, न्यूट्रिशन होता है, पोषण, ग्रोथ होती है, वृद्धि, एक्सक्रेशन होता है, उत्सर्जन। ये इस तरह की जो भी प्रोसेस होती है सभी को एक साथ कलेक्टिवली क्या कहा जाता है? लाइफ प्रोसेस कहा जाता है। तो जिन भी ऑर्गेनिज्म के अंदर ये सारी चीज़ें पाई जाती है वो लिविंग बींग्स की कैटेगरी में आते हैं। और इन्हीं सब की स्टडी करने वाली ब्रांच को, साइंस की ब्रांच को बायोलॉजी कहा जाता है। अब जैसे बात करते हैं लिविंग बींग्स कौन कौन होते हैं, तो ह्यूमन बींग्स, मैन, काऊ, मैंगो, गोवा, एल्गी, ये सारी चीज़ें लिविंग बींग्स की कैटेगरी में आती है। देखिए, जो अर्थ है, इस अर्थ के ऊपर, धरती के ऊपर मटेरियल्स जो पाए जाते हैं, इन मटेरियल्स को 3 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया है। सबसे पहले लिविंग बींग्स, नॉन लिविंग थिंग्स एंड डेड थिंग्स। 3 तरह की चीज़ें धरती पर पाई जाती है। अगर हम लिविंग बींग्स की बात करें तो लिविंग बींग्स ऊपर भी हमने पढ़ा कि लिविंग बींग्स क्या होते हैं। लिविंग बींग्स आर दोज थिंग्स विच परफॉर्म लाइफ प्रोसेस। जो भी चीज़ें लाइफ प्रोसेस परफॉर्म करती हैं उन सभी को एक साथ लिविंग बींग्स कहा जाता है। चाहे वो ह्यूमन बींग्स हो, चाहे काऊ हो, चाहे प्लांट्स हो, चाहे फंजाई हो, चाहे एल्गी हो, या फिर और कोई दूसरे ऑर्गेनिज्म जो लाइफ प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। अब दूसरी चीज आ जाती है यहाँ पर नॉन लिविंग थिंग्स। तो नॉन लिविंग थिंग्स किनको कहेंगे? विच डज नॉट शो लाइफ प्रोसेस एट एनी स्टेज। जो किसी भी परिस्थिति में, किसी भी स्टेज में लाइफ प्रोसेस परफॉर्म नहीं करते हैं वो सभी नॉन लिविंग बींग्स कहलाते हैं। इसमें एयर हो जाता है, वाटर हो जाता है, सॉइल हो जाता है, फायर हो जाता है। ये सारी चीज़ें नॉन लिविंग बींग्स के अंतर्गत आती है क्योंकि इनमें कभी भी लाइफ प्रोसेस जैसे रेस्पायरेशन, रिप्रोडक्शंस, न्यूट्रिशंस, एक्सक्रेशन, ग्रोथ, डेवलपमेंट नहीं होते हैं। अब तीसरी चीज़ यहाँ पर जो डेड थिंग्स हैं, ये डेड थिंग्स क्या होती हैं? वो सारी चीज़ें, ऑल दोज थिंग्स विच परफॉर्म लाइफ प्रोसेस एट वंस, जो कभी लाइफ प्रोसेस परफॉर्म करती थी लेकिन आज वो मर चुकी हैं, वो सारी चीज़ें डेड थिंग्स के अंदर आती है। अब डेड थिंग्स अगर हम देखें तो डेड थिंग्स के अंदर जैसे वुड विच इज़ अ पार्ट ऑफ ए प्लांट इज कट आउट फ्रॉम दैट एंड बिकम सेपरेटेड। तो लकड़ी जो कभी किसी प्लांट का हिस्सा हुआ करती थी लेकिन आज वो काट कर अलग कर दी गई है, इसलिए वो मृत हो चुकी, मर चुकी है। टेबल, टेबल मेड अप विद द वुड, लकड़ियों से टेबल बनी होती है। बोन्स, आफ्टर द डेथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म द बोन्स बिकम डाइड। मतलब ऑर्गेनिज्म की डेथ के बाद बोन्स मर जाती है, तो वो सारी चीज़ें डेथ थिंग्स के अंतर्गत आती है जो आज मर चुकी लेकिन कभी उनके अंदर जीवन था। अब ये तीनों ही चीज़ें, चाहे वो लिविंग थिंग्स हो, नॉन लिविंग थिंग्स हो या डेड थिंग्स हो, इन तीनों ही चीज़ों के अंदर एटम्स और मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? एटम्स और मॉलिक्यूल्स इन तीनों के अंदर ही पाए जाते हैं। अब एटम्स और मॉलिक्यूल्स एक्शन और रिएक्शन परफॉर्म करते हैं। एक्शन और रिएक्शन का मतलब क्या होता है? एक्शन एक्शन का मतलब, एक्शन या रिएक्शंस मीन्स the reaction in which reactant react to form perform produce product। रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन किसको कहेंगे? वो सारी अभिक्रियाएं जिनमें रिएक्टेंट रिएक्शन करके
करके प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे, उनको एक्शन रिएक्शंस के अंतर्गत माना जाता है। तो ये जो एटम और मॉलिक्यूल्स लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स और डेड थिंग्स के अंदर पाए जाते हैं, ये सभी एक्शन रिएक्शन परफॉर्म करते हैं और इन सभी के अंदर सेम फिजिकल लॉ होता है। एक्शन रिएक्शन का सेम फिजिकल लॉ इन तीनों के अंतर्गत ही आता है। अब यहाँ पर लिविंग थिंग्स हम बेसिकली यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो जो लिविंग थिंग्स होती हैं, इन लिविंग थिंग्स के क्या कैरेक्टराइटिस फीचर होते हैं, कैरेक्टर ऑफ लिविंग थिंग्स हम पढ़ने वाले हैं। आई होप कि इतना आपको समझ आ गया होगा। तो कैरेक्टर्स जो लिविंग थिंग्स के हैं वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो लिविंग थिंग्स के अंदर क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं, सबसे पहले लिविंग थिंग्स जो होती है, लिविंग बींग्स जो होते हैं, वो सभी इस धरती के ऊपर यूनिक थिंग्स होती हैं। मतलब एक अलग तरीके की चीज़ें होती हैं जिनमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का सीधा सीधा मतलब क्या निकलता है कि इनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो एक खास तरीके से बनी होती है। कहने का मतलब जितने भी लिविंग बींग्स रहेंगे उनके अंदर सेल्स रहेंगी। अब सेल्स क्या होती है वो समझ लीजिए। तो सेल्स क्या है, ये एक बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है लाइफ की। स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट का मतलब क्या होता है कि जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं उन सभी की स्ट्रक्चर सेल से मिलकर बनी होती हैं और जितने भी फंक्शंस हमारी बॉडी के अंदर परफॉर्म होते हैं वो सारी सेल्स ही परफॉर्म करती हैं। इसीलिए सेल्स को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कहा गया है लाइफ की। ये जो सेल्स होती हैं ये एक थीन मेम्ब्रेन से बाउंड होती है, जैसे कि आप देख सकते हैं इस फिगर के अंदर। यहाँ पर एक थीन मेम्ब्रेन इस सेल के आसपास बताई गई है। इस थीन मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। अब सेल मेम्ब्रेन सभी सेल्स के अंदर होती है और सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन और लिपिड से बनी होती है, जिसे एक साथ लाइपोप्रोटीन बोला जाता है। इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक सेमी सॉलिड फ्लूइड भरा होता है। सेमी सॉलिड फ्लूइड जिसके अंदर कई सारे ऑर्गेनल्स सस्पेंडेड होते हैं। इन ऑर्गेनल्स को सेल ऑर्गेनल्स कहा जाता है। ये सभी सेल ऑर्गेनल्स कहाँ सस्पेंडेड होते हैं, इस सेमी सॉलिड फ्लूइड के अंदर। इसी सेमी सॉलिड फ्लूइड को साइटोप्लाज्म कहा जाता है। साइटोप्लाज्म किससे घिरा रहता है, सेल मेम्ब्रेन से। मीन साइटोप्लाज्म बाउंडेड विद द सेल मेम्ब्रेन। इसके सेंटर में एक डेंस पार्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये एक डेंस पार्ट होता है जो एक थीन मेम्ब्रेन से घिरा होता है। इस थीन मेम्ब्रेन को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोला जाता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर फ्लूइड भरा रहता है जिसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है। ये जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा रहेगा और इस स्ट्रक्चर को न्यूक्लियस कहा जाता है। तो न्यूक्लियस इसका कंट्रोल सेंटर होता है सेल्स का, जो पूरी सेल्स को कंट्रोल करता है। सेल्स के अंदर कई सारे दूसरे सेल ऑर्गेनल भी होते हैं, जैसे राइबोसोम होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, लाइसोसोम होते हैं और ये सभी एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे अगर हम राइबोसोम की बात करें, प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ट्रांसपोर्टेशन, सेलुलर ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। इसके साथ साथ जो सेल है उसके अंदर रिपेयरिंग का काम करता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है इसको पावर हाउस ऑफ द सेल्स बोला जाता है, क्योंकि ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है जहाँ पर ज़रूरत होती है उस ऑर्गेनल्स को। लाइसोसोम इसके अंदर होता है। लाइसोसोम्स बेसिकली एनिमल सेल के अंदर पाया जाता है, जो कि जो डेब्रिस होता है, सेल डेब्रिस, उसको डाइजेस्ट करने का काम करता है। डेब्रिस का मतलब क्या होता है कि जो भी फॉरेन पार्टिकल सेल के अंदर इंटर होते हैं या वेस्ट मटेरियल सेल के अंदर होते हैं, उन वेस्ट मटेरियल या फॉरेन पार्टिकल को डाइजेस्ट करने का काम इस लाइसोसोम का होता है। तो ये सभी इस सेल के सेल ऑर्गेनल होते हैं, जो कि हर एक ऑर्गेनल एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। मतलब सभी ऑर्गेनिज्म किनसे मिलकर बने होते हैं, सेल से मिलकर बने होते हैं। ये जो सेल्स रहती हैं ये मिल करके टिश्यूज़ बनाती है। यहाँ पर ये सेल्स हैं और इन सभी सेल्स का एक ग्रुप होता है। ये जो ग्रुप है सेल्स का, ग्रुप ऑफ सेल्स इज नोन एज टिश्यू। इसे क्या कहा जाता है, टिश्यू कहा जाता है। सो सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ एंड मेनी सेल्स ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म टिश्यूज। दिस सेल्स आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड परफॉर्म सिमिलर फंक्शन। ये सभी सेल्स एक जैसा काम करती है और एक जैसी स्ट्रक्चर इनकी होती है, जिसे हम टिश्यू बोलेंगे। टिश्यूज जो रहते हैं
वो आपस में मिलकर ऑर्गन बनाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कई सारी सेल से मिलकर एक टिश्यू बना है, दूसरी कई सारी सेल से मिलकर दूसरा टिश्यू बना है, तीसरी कई सारी सेल से मिलकर तीसरा टिश्यू बना है। तो ये जो टिश्यूज़ रहते हैं आपस में मिलकर ऑर्गन बनाते हैं, और ये जो ऑर्गन होता है ये टिश्यूज़ का ग्रुप होता है जो कि एक जैसा काम परफॉर्म करते हैं, एक जैसे फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ऐसे कई सारे ऑर्गन हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, और इन ऑर्गन्स का जो ग्रुप होता है वो सिस्टम बनाता है, जिसे हम ऑर्गन सिस्टम भी कह सकते हैं। ऑर्गन सिस्टम भी इसे कह सकते हैं। अब हमारी बॉडी के अंदर कई सारे सिस्टम होते हैं, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम। इस रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर लंग्स होते हैं, नोज होती है, नॉस्ट्रिल्स होते हैं, थ्रोट होता है, ट्रेकिया होता है, ब्रोंकस होती है, ब्रोंकाई होते हैं। ये सब मिलकर रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाते हैं, और वो सभी इस सिस्टम के ऑर्गन्स हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम दूसरा होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? ये हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्टेशंस करने का काम करता है, अलग अलग मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने का काम करता है। और ये हार्ट से मिलकर बना होता है, ब्लड वेसल्स और ब्लड, तीन इसके कंपोनेंट है सर्कुलेटरी सिस्टम का। एक तो हार्ट होता है हमारा हृदय, दूसरा ब्लड वेसल्स मतलब रक्तवाहिनियाँ, और तीसरा होता है ब्लड। ये तीनों मिलकर सर्कुलेटरी सिस्टम बनाते हैं। तीसरा आता है एक्सक्रेटरी सिस्टम। ये जो एक्सक्रेटरी सिस्टम होता है ये किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा से मिलकर बना होता है, जो कि वेस्ट मटेरियल को बॉडी से एक्सक्रेट करने का काम करता है। तीसरा हो जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम। अब हमारी बॉडी के अंदर हम खाना जो खाएंगे उसे डाइजेस्ट करने का काम डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, जैसे माउथ, बकल कैविटी, फेरिंग्स, इसके बाद ईसोफेगस, स्टमक, डियोडिनम, स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट होता है, इलियम दूसरा पार्ट होता है, इसी के साथ साथ कोलोन, लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट, और रेक्टम सेकेंड पार्ट लार्ज इंटेस्टाइन का, और लास्ट में एनस होते हैं। ये सब मिलकर डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। इस तरह से कई सारे सिस्टम हमारी बॉडी में होते हैं जो कि हमारी बॉडी को बनाने का काम करते हैं। तो जो कैरेक्टर है लिविंग बींग्स के, उसमें सबसे पहला होता है कि लिविंग बींग्स यूनिक होते हैं जिनके अंदर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली। इसके बाद अगर लिविंग बींग्स की बात करें तो लिविंग बींग्स के अंदर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टराइटिस फीचर होता है लिविंग बींग्स का, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब एक्चुअल में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होता है कि जो इंक्रीजिंग होता है किसमें, वॉल्यूम, साइज एंड मास ऑफ द ऑर्गेनिज्म। मतलब जो ऑर्गेनिज्म है उस ऑर्गेनिज्म का वॉल्यूम बढ़ेगा, उसकी साइज बढ़ेगी और उसका मास बढ़ेगा। तो वॉल्यूम, साइज और उसके मास में जो इंक्रीजिंग होता है उसी को क्या बोला जाता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बोला जाता है। क्लियर है इतना? इसके बाद अगला जो यहाँ पर कैरेक्टर होता है लिविंग बींग्स का है वो है न्यूट्रिशन। क्या है अगला कैरेक्टर? न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन क्या होता है वो हमें पहले समझना जरूरी होगा। न्यूट्रिशन अभी मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ाया था, डाइजेस्टिव सिस्टम, उसी डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रोसेस को न्यूट्रिशन बोला जाता है। तो हम लोगों को न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है। न्यूट्रिएंट मतलब पोषक तत्व। तो न्यूट्रिएंट की क्यों ज़रूरत होती है हम लोगों को? ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए और प्रोटोप्लाज्म बनाने के लिए। We required nutrient for the growth, development and protoplasm synthesis. Is that clear? तो ग्रोथ, डेवलपमेंट और प्रोटोप्लाज्म सिंथेसिस के लिए हमें न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है। अब न्यूट्रिएंट सभी को चाहिए होता है, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल्स हो। अब देखिए प्लांट किस तरह से न्यूट्रिशन परफॉर्म करते हैं। तो अगर हम प्लांट की बात करें, प्लांट के अंदर जो वाटर होता है, वाटर कहाँ से एब्जॉर्ब होता है? फ्रॉम द सोइल। वाटर कहाँ से एब्जॉर्ब होता है? मिट्टी से एब्जॉर्ब होता है। किसके थ्रू एब्जॉर्ब होता है? रूट्स के थ्रू। सो वाटर एंड मिनरल्स, ये दोनों चीज़ें प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं थ्रू देयर रूट्स फ्रॉम द सोइल। कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब बाय द लीव्स फ्रॉम द एयर। कार्बन डाइऑक्साइड का एब्जॉर्प्शन कहाँ से होता है? एयर से होता है। किसके द्वारा होता है? लीव्स के द्वारा होता है। तो कहने का मतलब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये, और ये जो वाटर है ये दोनों ही रॉ मटेरियल होते हैं प्लांट्स के लिए, फूड प्रिपरेशंस के लिए। इस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों का यूज सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरोफिल्स के द्वारा होता है।
प्लांट लीव्स में क्लोरोफिल्स होती है, ग्रीन पार्ट जो भी है प्लांट के, चाहे वो रूट है, स्टीम है या लीफ है, वो ग्रीन होगा तो उसमें क्लोरोप्लास्ट होगा। क्लोरोप्लास्ट के अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं जिन्हें क्लोरोफिल बोला जाता है। इन क्लोरोफिल की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म C6H12O6 as ग्लूकोज, एंड ग्लूकोज एक्ट एज ए फूड मटेरियल। ग्लूकोज कैसे काम करता है? फूड मटेरियल के जैसे काम करता है। साथ ही साथ इसमें ऑक्सीजन एज प्रोडक्ट प्रोड्यूस होती है। इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस नाम दिया गया है। ओके, सो प्लांट अपना खाना फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के द्वारा एब्जॉर्ब करते हैं या प्रिपेयर करते हैं। एब्जॉर्प्शंस कहना गलत होगा क्योंकि खाना प्लांट प्रोड्यूस करते हैं, इसीलिए प्लांट्स को प्रोड्यूसर कहा जाता है। प्लांट्स को प्रोड्यूसर कहा जाता है। प्लांट्स को प्रोड्यूसर इसलिए कहेंगे क्योंकि वो अपना खाना प्रोड्यूस कर सकते हैं। दूसरी चीज आ जाती है यहाँ पर एनिमल्स। तो एनिमल्स जो होते हैं वो या डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट से फूड ऑब्टेन करते हैं। मीन्स एनिमल्स ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम द प्लांट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ये इसका थर्ड बेसिक कैरेक्टर हो जाएगा लिविंग बींग्स का। इसके बाद अगर हम अगले कैरेक्टर की बात करें तो वो है मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म क्या होता है? हमारी बॉडी के अंदर कई सारे फिजिकल और कई सारे केमिकल चेंजेस होते रहते हैं। द चेंजेस टेक्स प्लेस इनसाइड आवर बॉडी इज नोन एज मेटाबॉलिज्म विच आर मे बी फिजिकल आर केमिकल, जो कि फिजिकल भी हो सकते हैं या केमिकल भी हो सकते हैं। कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि एनिमल्स के अंदर, लिविंग बींग्स के अंदर होने वाले फिजिकल या केमिकल चेंज को मेटाबॉलिज्म कहा जाता है, या मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी उन्हें कह सकते हैं। अब जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है वो दो तरह की होती है। पहली है एनाबॉलिज्म और दूसरी है कैटाबॉलिज्म। अब यहाँ पर एनाबॉलिज्म क्या होता है? एनाबॉलिज्म आर कंस्ट्रक्टिव रिएक्शन टेक प्लेस इनसाइड आवर बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर होने वाली कंस्ट्रक्टिव मतलब जो कि निर्माण करती है, बनाती है। कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस को हम एनाबॉलिज्म कहेंगे। जैसे फोटोसिंथेसिस के इसके एग्जांपल में ले सकते हैं। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन विद द वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल आर, आई एक्सप्लेन इट हियर, and form C6H12O6 as water as a product, because here 12 molecules of the water is used in the as a reactant, so produce 6 molecules of the water. This 6 molecules of the water is produced because we use 12 molecules of the water in this, and 6 molecules of the oxygen also produced in this reaction. Is that clear? This process is known as photosynthesis. I also explain it before this. Okay, इसके बाद दूसरा है कैटाबॉलिज्म। तो कैटाबॉलिज्म क्या होती है? ये डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन होती है, डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस होती है हमारी बॉडी के अंदर। डिस्ट्रक्टिव का मतलब होता है जो नुकसान करती है। नुकसान करने का मतलब ये नहीं है कि हमारी बॉडी को नुकसान, जिसमें सब्सटेंस डिस्ट्रॉय होता है। यहाँ पर सब्सटेंस कंस्ट्रक्ट हो रहा था, यहाँ पर सब्सटेंस डिस्ट्रक्ट हो रहा है। तो डिस्ट्रक्टिव रिएक्शंस को क्या कहेंगे? कैटाबॉलिज्म कहा जाता है। जैसे रेस्पायरेशन, और रेस्पायरेशन क्या होता है? इट इज़ द ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड मटेरियल। हियर द ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड मटेरियल is known as respiration to produce carbon dioxide and water with 673 kilocalorie energy. तो यहाँ पर ये ग्लूकोज क्या होता है? डिस्ट्रॉय होता है, जिससे एनर्जी रिलीज होती है। इसी डिस्ट्रक्टिव रिएक्शंस को कैटाबॉलिक रिएक्शन कहा जाता है, कैटाबॉलिक एक्टिविटी कहा जाता है। अगला जो लिविंग बींग्स का कैरेक्टर है वो है इरेटिबिलिटी। इरेटिबिलिटी क्या होता है कि जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं उनके अंदर सेंसिटिविटी होती है। सेंसिटिविटी किसके लिए? एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल चेंज के लिए हमारे बॉडी के अंदर सेंसिटिविटी होती है। यही एक्सटर्नल स्टिमुलिटी के लिए होने वाली जो इरिटेबिलिटी या सेंसिटिविटी होती है, इसको इरेटिबिलिटी कहा जाता है। जैसे एक प्लांट होता है मिमोसा प्यूडिका। मिमोसा प्यूडिका नाम सभी ने सुना होगा। इसे टच मी नॉट प्लांट या जनरल लैंग्वेज में छुई मुई का पौधा बोला जाता है। टच मी नॉट प्लांट, मिमोसा प्यूडिका या छुई मुई का पौधा। तो ये जो टच मी नॉट प्लांट या मिमोसा प्यूडिका होता है, इसकी पत्तियों को छूने पर, टच करने पर इनमें सेंसेशन होता है और ये पत्तियाँ सिकुड़ जाती है।
इसी तरह से जो प्लांट्स होते हैं, इन प्लांट्स के अंदर लाइट सोर्स की तरफ मुड़ने की कैपेबिलिटी होती है, मीन्स प्लांट्स बेंड टूवर्ड द सोर्स ऑफ लाइट। प्लांट जो होते हैं लाइट की तरफ, प्रकाश की तरफ मुड़ जाते हैं। ये लिविंग बींग्स के कैरेक्टर एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं। अगला जो लिविंग बींग्स का कैरेक्टर है वो शेप एंड साइज। तो जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं उन सभी का डेफिनेट शेप एंड साइज होता है, जिसकी वजह से हम उन्हें अलग अलग पहचान सकते हैं। हर एक लिविंग बींग्स का एक डेफिनेट शेप और डेफिनेट साइज होता है। नेक्स्ट कैरेक्टर ऑफ द लिविंग बींग्स इज मूवमेंट। अगला कैरेक्टर लिविंग बींग्स का है मूवमेंट। तो जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी बॉडी पोस्चर्स के अंदर, उनकी बॉडी के पोजीशन के अंदर और बॉडी के डायरेक्शंस में चेंजेस होते रहते हैं, इसी को मूवमेंट कहा जाता है। मूवमेंट इज एनी टाइप ऑफ द चेंज इन द पोजीशन एंड द डायरेक्शंस ऑफ द ऑर्गन इज नोन एज मूवमेंट। अगला होता है लोकोमोशन। अब क्या होता है, मूवमेंट कोज displacement in the organism or movement changed in the place of the organism. It means there is an organism, ये एक organism है, इसका हाथ इस डायरेक्शन में है, अगर ये अपने हाथ को ऐसे कर लेगा, इस डायरेक्शन में मोड़ देगा, so that is movement. Then this organism stay at a place and is change its place from A to B, that is known as locomotion. Is that clear? locomotion और movement में क्या different है? लोको मूवमेंट में क्या होता है, ऑर्गेनिज्म अपनी ही जगह पर रहकर अपने बॉडी ऑर्गन्स को हिलाता है, उनके डायरेक्शन में चेंज करता है, उसे मूवमेंट कहेंगे। यदि वो अपनी जगह से दूसरी जगह चले जाता है तो उसे लोकोमोशन कहेंगे। अब मूवमेंट और लोकोमोशन ये दोनों ही क्यों होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये दोनों ही एनिमल्स के अंदर या ऑर्गेनिज्म के अंदर, लिविंग बींग्स के अंदर, क्योंकि मूवमेंट और लोकोमोशन के द्वारा खाने की खोज होती है, टू सर्च ऑफ द फूड फॉर द सूटेबल प्लेस, मतलब सूटेबल जगह ढूंढने के लिए, और रिप्रोडक्शंस के लिए मूवमेंट और लोकोमोशन ऑर्गेनिज्म के अंदर पाया जाता है। अगला लिविंग बींग्स के अंदर जो कैरेक्टराइटिस फीचर आता है वो है रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन कुछ हमने उधर भी पढ़ा है। तो रेस्पायरेशन क्या होता है, इट इज़ द ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड मटेरियल बाय ऑक्सीजन। many times it take place in the absence of oxygen also, it is known as anaerobic respiration। तो कई बार ये ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी होता है, जिसे एनारोबिक रेस्पायरेशन बोलेंगे, लेकिन मैन्युअली क्या होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, इसलिए इसको इसी तरह से पढ़ना होगा कि ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रेस्पायरेशन, इट इज नोन एज एरोबिक रेस्पायरेशन। ओके, अब यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन होता है फूड का, इसकी वजह से एनर्जी प्रोड्यूस होता है। ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस एनर्जी। दिस एनर्जी इज यूज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटी, वेरियस विटाल एक्टिविटी, अलग अलग तरह की एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए इस एनर्जी का यूज ऑर्गेनिज्म करता है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट इज द रिप्रोडक्शन। अगला क्या है, यहाँ पर लिविंग बींग्स के कैरेक्टराइटिस फीचर के अंदर रिप्रोडक्शन होता है। तो सभी ऑर्गेनिज्म के अंदर कैपेबिलिटी होती है कि ये ऑर्गेनिज्म नए ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर सके, इसी कैपेबिलिटी को रिप्रोडक्शन बोला जाता है। मीन्स रिप्रोडक्शन इज द कैपेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस न्यू ऑफ स्प्रिंग सिमिलर टू ओन सेल्फ। अपने जैसे नए ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी को ही रिप्रोडक्शन बोला जाता है, जिससे कि इनकी प्रोजेनी मेंटेन होती है, मतलब जीवन का अस्तित्व बना रहता है धरती के ऊपर। नेक्स्ट कैरेक्टराइटिस फीचर इज एक्सक्रेशन। लिविंग बींग्स के कैरेक्टराइटिस फीचर में एक्सक्रेशन क्या होता है, एक्सक्रेशन इज द रिमूवल ऑफ द वेस्ट मटेरियल। एक्सक्रेशन क्या होता है, वेस्ट मटेरियल का रिमूवल। अब यहाँ पर एक्सक्रेशन में बेसिकली हम नाइट्रोजनस वेस्ट की बात करते हैं, जो कि मेटाबॉलिक एक्टिविटी के द्वारा हमारी बॉडी के अंदर बनते हैं। मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या होती है हमने अभी पढ़ा। मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या होती है, किसी भी तरह की फिजिकल या केमिकल रिएक्शन हमारी बॉडी के अंदर होती है तो उन्हें मेटाबॉलिक एक्टिविटी कहेंगे। दो तरह की होती है, एनाबॉलिक, कैटाबॉलिक, हम पढ़ चुके हैं। तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी से जो वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस होते हैं उनको बॉडी से बाहर निकालना ही एक्सक्रेशन कहलाता है। अगली चीज आ जाती है इसमें एडॉप्टेशन। तो एडॉप्टेशन क्या होता है, एवरी ऑर्गेनिज्म हैविंग ए पावर टू एडजस्ट आवर सेल्फ अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंटल कंडीशन।
चेंजिंग इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग खुद को बदलने की क्षमता को एडॉप्टेशन कहा जाता है और अनफेवरेबल कंडीशन में खुद को बचाने के लिए बहुत ही आवश्यक होती है। जैसे अगर हम बात करें तो जो फ्रॉग होती हैं, इस फ्रॉग को पानी में तैरने के लिए इसके पैरों के अंदर वेब होते हैं। वेब का मतलब क्या होता है कि ये इसके पैर हैं, उंगलियां हैं पैरों की, और यहाँ पर इसकी पैरों की उंगलियों के बीच में ऐसे मेम्ब्रेन जैसी स्ट्रक्चर होती है। इस मेम्ब्रेन जैसी स्ट्रक्चर की वजह से ये पानी में आसानी से तैर सकती है। इसी के जैसे जो फिश होती हैं, इन फिश की बॉडी स्ट्रीमलाइनेट होती है। स्ट्रीमलाइनेट का मतलब जो कि फ्रिक्शंस को कम कर सके, जिसकी वजह से ये पानी में रह सकें। बर्ड्स जो होते हैं ये फ्लाई कर सकते हैं, थ्रू देयर विंग्स, अपने पैर पंखों की मदद से ये उड़ सकते हैं। तो ये इनके अंदर एक एडॉप्टेशन है जिसकी वजह से ये उड़ सके। इसके बाद लाइफ साइकिल, सभी ऑर्गेनिज्म के अंदर लाइफ साइकिल पाया जाता है। लाइफ साइकिल क्या होता है? सबसे पहले ऑर्गेनिज्म जन्म लेता है, उसकी ग्रोथ होती है, बड़ा होता है, डेवलपमेंट होता है उसके अंदर, इसके बाद वो रिप्रोडक्शन करता है, इसके बाद वो वैक्स रिप्रोडक्शन सेनेस्केंट अवस्था में चले जाता है और लास्ट में वो मर जाता है। ये कंप्लीट जो साइकिल होता है इसे लाइफ साइकिल कहा जाता है। एंड लास्ट कैरेक्टराइटिस फीचर ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज नो एज लिविंग बीइंग्स इज नो एज डेथ। तो डेथ क्या है? एक अल्टीमेट फेट है हमारी लाइफ का। डेथ अवश्य है, जिस व्यक्ति का जन्म हुआ उसकी मृत्यु अवश्य है, और डेथ के द्वारा पॉपुलेशन कंट्रोल होती है। इज दैट क्लियर? आई होप यू ऑल enjoy this video and also like it. So please share, subscribe and like my channel and video also. Thanks to all.